नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने देश के साथ जासूसी की थी और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये भारत के साथ इसरो में काम कर रहे होते तो आज देश 10 से 15 साल और आगे होता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एस नंबी नारायण, जो एक समय पर भारत के स्थान रखने वाले साइंटिस्ट, आज भारतों के चक्कर ही काटते रह गए। दोस्तों, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी एस नंबी नारायण के बारे में। दोस्तों, एस नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 में नागरकोइल, तमिलनाडु में होता है, जहां 5 बड़ी बहनों में छोटे भाई थे और के पिता नारियल का व्यापार करते थे तथा उनकी मां एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी। दोस्तों, एस नंबी नारायण बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे रहे तथा 10th और 12th तक वो अपनी कक्षा में भी सबसे अव्वल रहे। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग करने के बाद वो एक शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे। पर शुगर फैक्ट्री में काम करते हुए उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने इसरो ज्वाइन करने का मन बनाया और उन्होंने इसरो में काम करने के लिए आवेदन दिया और उनका आवेदन सिलेक्ट भी हो गया और वो इसरो में काम करने लगे एज अ इंजीनियर और एरोस्पेस साइंटिस्ट के तौर पर। यहाँ तक तो सब सही जा रहा था, पर इसके बाद एक घटना होती है, एक डील होती है जिसका इफेक्ट एस नंबी नारायण पर पड़ता है, जिसमें कि भारत और रसिया एक दूसरे के साथ डील करते हैं क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक के बारे में। जिसमें यह डील होती है कि रसिया भारत को 245 करोड़ में क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देगा। पर वहीं दूसरी ओर फ्रांस और अमेरिका इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि उन्होंने भारत के सामने 945 करोड़ अमेरिका ने तथा 650 करोड़ फ्रांस ने प्रस्ताव रखा था इस तकनीक को लेकर। पर रशिया सिर्फ 245 करोड़ में ही इस तकनीक को भारत को बेचने के लिए तैयार था, जिस पर उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो थे, बड़े फेमस राष्ट्रपति थे, उन्होंने रसिया पर दबाव बनाया और भारत को क्रायोजेनिक तकनीक ना बेचे, जिस पर रशिया ने क्रायोजेनिक तकनीक भारत को देने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या था, भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक खुद ही बनाई जाए। आखिर क्रायोजेनिक इंजन में दोस्तों एक ऐसा इंजन है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में काम करते हैं और ये 0 से कम तापमान पर भी इसका इंजन काम करता है। 200-239 डिग्री कोई क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है और ये इंजन इस तापमान में काम करने के लिए बना था। तो जो उस समय तक भारत के पास ये तकनीक नहीं थी, इसके बाद भारत ने सोचा कि ये तकनीक को खुद ही बनाया जाए और ये सोचते हुए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और यहाँ तक कि भारत को ये आइडिया देने वाले भी एस नंबी नारायण ही थे, जिस वजह से उन्हें इसका डायरेक्टर बनाया गया, प्रोजेक्ट हेड बनाया गया। और इसके बाद एस नंबी नारायण जी इस पर लगे हुए थे, उन्होंने अपना काम जारी रखा। पर यहीं पे एक ट्विस्ट आता है पूरी कहानी में। दिन होता है 20 अक्टूबर 1994 का, जब मालदीव से मरियम रशीदा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, इस महिला पर आरोप थे कि ये महिला, इसका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी ये भारत में इलीगल तरीके से रह रही है। पर इसको गिरफ्तार करने के बाद इसके पास एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स और कई सारे मैप, फ़ोटोज़ वगैरह पाए गए, जिसके बाद इसे जेल भेजा गया। इसके बाद 1 महीने बाद ये एस नंबी नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथ इनके और दोस्त डॉक्टर शशि कुमार तथा के चंद्रशेखर, 2 साइंटिस्टों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस ने इन पर आरोप लगाए कि ये सभी लोग मिलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे तथा इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान तथा दूसरे देशों में बेचने का प्लान था। ऐसा कहते हुए इस बड़े खुलासे के बाद से ही पूरा क्रायोजेनिक इंजन का पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया और एस नंबी नारायण उनके दोस्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें 50 दिनों तक जेल में रखा गया, जहां उन पर मेंटली और फिजिकली अत्याचार हुए। वहीं दूसरी ओर बाहर
मीडिया तथा राजनीति में ऐसी खबरें आने लगी, मीडिया में भी, चैनलों में भी ऐसी हेडलाइंस छपने लगी कि एस नम्बी नारायण देशद्रोही हैं और इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जहां इनका पूरा विरोध होने लगा। इसके बाद 1994 से लेकर 4 सालों तक ये मामला CBI के पास रहा और CBI ने जांच पड़ताल में ये पाया कि इसमें एस नम्बी नारायण की कोई गलती नहीं थी, उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया गया था और ये सब हुआ था अमेरिका और पाकिस्तान के कहने पर। और इसमें सहयोग था उस समय की लेफ्ट गवर्नमेंट का भी, जो केरल में थी। इसके बाद तो हालांकि एस नम्बी नारायण को रिहा कर दिया गया, पर वो प्रोजेक्ट दोबारा नहीं शुरू हो पाया। और एस नम्बी नारायण जब बाहर आए तो जब उन्हें क्लीन चिट मिली तब तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने केरल की सरकार से कहा कि उन्हें 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, पर उस समय सरकार ने इस फैसले को न मानते हुए इस मामले की पुनः याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार को कड़ी निर्देश दिए कि उन्हें मुआवजे के लिए रकम दी जाए, 10 लाख रुपए दी जाए। तो ये पूरा मामला ऐसे ही चलता रहा, कभी कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। ये एस नम्बी नारायण ऐसे ही भटकते रहे और इन्हें पूरा अपने जीवन के 25 साल इसी सब में गुजारने पड़े। और अंत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला किया गया कि इन्हें 1.5 करोड़ रुपए एज अ मुआवजा दिया जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी इनको सही माना और इन्हें 1.5 करोड़ का मुआवजा दिया और ये अंत हुआ इसका सन 2018 में। सोचिए, ये पूरी लड़ाई इन्होंने 1994 से शुरू हुई इनकी लड़ाई, सरकार से लड़ते हुए, प्रशासन से लड़ते हुए 2018 तक चली। अपने जीवन के 25 साल इन्होंने संघर्ष किए, जिसकी वजह से इसका खामियाजा सिर्फ एस नम्बी नारायण को ही नहीं बल्कि इसरो तथा पूरे भारत देश को भी भुगतना पड़ा। तो ये थी पूरी कहानी एस नम्बी नारायण की। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और ऐसे महान साइंटिस्ट और महान किरदारों के बारे में जानने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी हाल ही में आर माधवन द्वारा इनके ऊपर फिल्म बनाई गई है रॉकेटरी, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें इनके बारे में आप ज़रूर देखिए, इनके बारे में आपको पता चलेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें। अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।